everyone, and welcome back again after a long time. I hope that you guys are really doing well, and amidst this pandemic, you guys are really well, और सबके हेल्थ बहुत अच्छे हैं, सही है. तो काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं बना पाई कुछ, और स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस पैंडमिक, ऑन गोइंग पैंडमिक, जो अभी फ़िलहाल बहुत हद तक इसका सही हो चुका है मात्रा पे, और आईआईटी खड़गपुर ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि more or less ये पैंडमिक ऑलमोस्ट दिस विल बी गोइंग टू बी श्योरली एन एंड. पूरा ख़त्म तो नहीं हो सकता है, हमें प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन लेके आगे चलना है, और हम सबको वो बात पता है. चाहे कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होता है, कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया, इस टाइप की जो बीमारी होती है, इसका कोई ख़त्म अंत पूरा का पूरा नहीं हो सकता है. सो कीपिंग इन माइंड, आई विश ऑल कि आप लोग सही से रहे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और जो भी फिजिकल पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करें. सो नॉट गोइंग फर्दर, तो इस दौरान हमने देखा कि जो CSIR नेट का एग्ज़ाम और गेट का एग्ज़ाम दोनों ही काफ़ी देर तक पोस्टपोन होगा नहीं होगा, एंड फाइनली द IIT खड़गपुर, द कंट्रोल सेंटर, दे हैव वेल कंडक्टेड द एग्ज़ाम विथ प्रॉपर मेंटेनिंग ऑल द प्रिकॉशंस, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मनाया. सो आई थॉट CSIR नेट भी बहुत कुछ दिन बाद ही है, एंड टेकिंग टू दैट वेरी फैक्ट इन टू माइंड, तो हमने सोचा एक वीक सीरीज़ बनाया जाए ऑन इम्यूनोलॉजी. सो दिस वीक विल बी बेसिकली ऑन इम्यूनोलॉजी. डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इम्यूनोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, बहुत वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स है, उसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. सो जस्ट बिगिनिंग विद दैट टॉपिक ऑफ इम्यूनोलॉजी, मुझे लगा कि आपको एक चीज़ और वर्न कर दिया जाए कि सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस योर माइक्रोबायोलॉजी, बोथ द कंसेप्ट्स नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर. अदरवाइज ये कंसेप्ट्स को इम्यूनोलॉजी का समझना बहुत मुश्किल है. जैसे कि कुछ सिग्नलिंग पाथवेज जब मैं समझाऊंगी, दैट टाइम यू मे फेस सम ट्रबल. तो बेटर है कि कुछ वीडियोज़ देख ले और कुछ और कंटेंट्स भी देख ले ओवर नेट, बिकॉज वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. मैंने बहुत सारी कंटेंट देखा और काफ़ी अच्छी ऑथर्स ने बहुत वेल डिस्क्राइब किए. तो ऑन दैट बेसिस आई ट्राई टू मेक एंड इंश्योर यू गाइज दैट कि आपको बहुत बेटर टॉपिक मिले, बहुत डिस्टिंक्ट आपको ये यहाँ पे कंटेंट्स मिल जाए, एंड यू विल बी highly benefited with this. So not much wasting time, directly diving into this topic of immunology. सो जब भी हम इम्यूनोलॉजी की बात सोचते हैं तो हमें पहले क्या माइंड पे आता है? व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इट इज़ बेसिकली अ साइंस, इट इज़ बेसिकली अ स्टडी वेयर वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में जैसे ही शरीर में एंटर करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आपको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना. वो हमारे शरीर का हिस्सा तो है नहीं, तो वो हो सकता है कि वो ऐसा कोई हो जो हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम फैल सकता है. Maybe some kind of infection, those infection may be highly dangerous. So on that aspect, ये immune response generate करना बहुत ज़रूरी है. तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा क्षमता है कि वो इस टाइप की इन्फेक्शंस को फाइट कर पाए. जब बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, तब हमें कुछ और आर्टिफिशियल वे ऑफ इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है. बट ओवरऑल वी हैव अ नेचुरल इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी विद इन आवर बॉडी. सो लेट्स सी this, as I discussed already, that what is immunology. Talking about immunity, ये हर ऑर्गेनिज्म में एक कैपेबिलिटी होता है कि वो किसी बीमारी से झेल सके या फिर उसको रोक सके, ताकि ये बीमारी और ज़्यादा नहीं फैले आपके शरीर में. सो दैट फॉर दैट हमारे शरीर के जो नेचुरल प्रोसेस है उसको दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है. एक हमारा होता है कि जो जन्म से ही रहता है हमारे शरीर में, एक दूसरे टाइप की इम्यूनिटी जो हम विथ टाइम वी अडॉप्ट दैट. हमें सब कुछ तो आता नहीं है ना शुरू से, कुछ होता है कि इनबिल्ड होता है, कुछ होता है वक्त के साथ साथ हमें अडॉप्ट करना पड़ता है. सो दैट टाइम वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. जैसे इम्यूनिटी की बात आती है तो सबसे पहला ये जो शब्द है इम्यूनिटी, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ. इम्यूनिस विच मीन्स टू एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट शब्द का मतलब कि इसको रिमूव करना, और एग्जेम्पशन ऑफ समथिंग जस्ट एलिमिनेशन ऑफ समथिंग. तो इसका जो शुरुआत हुई थी ना, आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी. बेसिकली मेरा को ये मानना है, जब भी हम कुछ चीज़ टॉपिक समझे तो इन डेप्थ और वेल डिफाइंड कंसेप्ट्स को भी अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था. हर चीज़ का एक हिस्ट्री होती है. थोड़ी बहुत साइंस पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं जानना ज़रूरी है. दिस इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. फॉर दैट लेट्स कम एंड सी दैट.
दिस इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। शायद आपने बहुत लोगों ने इनको देखा है और इनको जानते भी हो। दिस इज एडवर्ड जेनर। या he was a man who was an English doctor, and also he was the first person who prepared the smallpox vaccination. So इनके थ्रू ये इम्यूनोलॉजी का स्टार्ट भी हुआ था, जन्म भी हुआ था, व्हाट यू से, और ये माइलस्टोन क्रिएट कर दिया था इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेज एज वेल. Now we will come to the topic of immune system. तो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, इम्यूनोलॉजी भी पढ़ा, बट व्हाट इज इम्यून सिस्टम? तो हमारे हर एक सिस्टम कैसे बनते हैं? वी नो वी हैव सेल्स, देन many cells form tissue, many tissues form organ, then organ system, and finally a total organism. तो एक ऑर्गेन सिस्टम जो बनता है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ बनता है, और सिर्फ बनने की बात नहीं है, उसका जो फंक्शन भी होता है सिर्फ एक इंसान केपेबल नहीं होता है. जैसे कि मान लीजिए आप टीम में काम कर रहे हैं और अकेले एक मेंबर के लिए काफ़ी नहीं होता है पूरे प्रॉपर काम को एग्जीक्यूट करने के लिए टू गेट अ फ्रूटफुल प्रोडक्ट. सो टू गेट दैट फ्रूटफुल आउटकम, lots of individuals have to equally participate in a well coordinated manner. जहाँ पे यहाँ पे देखा जाए कुछ सेल्स होते हैं जो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, जिसको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं. In future we will also study them as phagocytic cells. Okay, we have different organs associated with that, we have different tissues as well, जैसे galled, mold, bulk, and those will equally, they will help in the overall process, which will be discussed in more details further in the next upcoming videos. आते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. तो हमने शुरुआत में बताया कि एक इनेट और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है. तो बात जब इनेट की बात करते हैं, इनेट शब्द का मतलब सिंस द टाइम ऑफ बर्थ, जब आप पैदा होते हो, जब आप माँ के वम्ब में एज अ फीटस या डेवलपिंग फीटस आप होते हो, ये ग्रेजुअली एक बेबी और फीटस का अंदर ये ग्रेजुअली डेवलप करते हैं. इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट होती है, जैसे कि पैथोजन इंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये पहले ही इंस्टेंस पे इसको रोकने की कोशिश करेगा. तो ये जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक जनरल होता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी एंटीजन के लिए या पैथोजन के लिए. जैसे कि मान लीजिए आपको बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो, कोई पोलन हो जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इनेट इम्यूनिटी तुरंत वहाँ पे काम करेगा. यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी बेसिकली हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF, उनकी तरह काम करते हैं. एक नेशन के हम जानते 3 अलग अलग क्षेत्र पे हमारे डिफेंस का बांटा गया है. एक तो लैंड में जहाँ पे BSF फर्स्ट रोल प्ले करता है, एक नेवी है, और एक एयर पे एयरफोर्स है. तो इन तीनों को जो जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, हर तरफ से हमें अगर किसी भी तरीके से कोई आक्रमण करने की कोशिश करे तो वी आर रेडी फॉर द डिफेंस. सेम तरीके से हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, जिसका हम मोर डिटेल्स में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सा और डिटेल्स में हमें पढ़ेंगे, बट कुछ कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे. और एक रहता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो आपका फर्स्ट लाइन होता है, अगर उसको क्रॉस करके ये जनरेट कर देता है, एक इन्फेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो हमारा जो सेकेंड वे होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये पिक्चर में आ जाता है. ये इसमें भी बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, और ये लोग यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते हैं सो इफेक्टिवली दैट द इम्यून रिस्पॉन्स गेट वेरी इफेक्टिव एंड वी कैन ईजिली kill that pathogen. So come and let's see what are the components of the innate immunity. Okay, so before diving into the components, we will discuss about the strategies. तो जैसे कि हर चीज़ का एक स्ट्रैटेजी होता है, हम एक टीम बिल्ड करते हैं, तो हर एक चीज़ को हमें अचीव करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है. सेम तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे उन्होंने, जैसे मान लीजिए आपका कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो पैथोजन ने वो इन्फेक्शन क्रिएट तो कर दिया, आपको कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए उसको डील करने के लिए. सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स और दे अडॉप्ट इन ऑर्डर टू डील विद द काइंड ऑफ थ्रेट दैट इज बीइंग इम्पोज्ड बाय अ पैथोजन? फर्स्ट इज कॉल्ड अवॉइडेंस. अब अवॉइडेंस हम बेसिक रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स क्या समझते हैं इस कंसेप्ट को. पहली बात, जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई आया और वो आपका जान पहचान है और आप उसके साथ कोई कंटैक्ट में नहीं रहना चाहते, यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू टॉक टू दैट पर्सन. हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, वी ट्राई टू जस्ट इग्नोर दैट पर्सन. सेम तरीके से हमारे बॉडी के लिए वो पैथोजन
कोई फॉरेन एंटिटी है जो हमारे शरीर का हिस्सा ऑफ कोर्स नहीं है, तो बॉडी ये इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू प्रिवेंट दैट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड अवर बॉडी. द सेकंड वन इज रेजिस्टेंस. जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो शरीर के अंदर घुस तो गया है, बट इसकी इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम इसको निकाल सकते हैं शरीर से. एलिमिनेशन ऑफ दैट पैथोजन, दैट कैन बी द सेकंड स्ट्रैटेजी. थर्ड स्ट्रैटेजी वी कॉल टॉलरेंस. जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, पैथोजन ने पूरा का पूरा इन्फेक्शन आपको कर दिया है. इन्फेक्शन होने के बाद भी देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी हम होस्ट, जो मतलब जैसे मेरे को कोई बीमारी हुई है, बीमार फैल चुका है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उस बीमार के साथ लड़ सकते हैं कोई ऐसा, ताकि जो डैमेज हुआ है हमारे बॉडी में उसको रिकवर किया जाए. So thus enhancing the host capacity to deal with the kind of damage being caused by that pathogen. तो ये ऐसा नहीं कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये इन फ्यूचर मतलब थोड़े अपकमिंग वीडियोस में आपको समझ आएगा. मे बी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू अवॉइडेंस, रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस. यू मे नॉट गेट द आइडिया, बट जस्ट एन ओवरव्यू कि ये 3 स्ट्रैटेजी बनाकर ही हम चलते हैं. आगे का सिस्टम भी इसी तरीके से बनाया गया है. पूरे सिस्टम जो मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो स्ट्रैटेजीज कुछ इसी तरीके से बिल्डअप हुए. तो ये स्ट्रैटेजी जानना ज़रूरी है. मे बी यू गेट सम क्वेश्चंस इन योर गेट और इन द अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम कि कौन कौन से स्ट्रैटेजी के बेस पर हम जनरली मतलब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं. तो द 3 strategies are ART, called avoidance, resistance and tolerance. So just keep that 3 terminologies in your mind. शब्द से तो हम पता लगा ही सकते हैं ना इसमें बोलना क्या चाहते हैं. तो you don't have to, रटने वाला चीज़ तो यहाँ पे है नहीं. Just try to remember in this way. After that we come to the components of the innate immune system, जो आज का मेरा मेजर टॉपिक है ये आज का. तो पहला कंपोनेंट जो आता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स. तो जब हम फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स की बात करते हैं, फिजिकल में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं. तो जैसे हमने पहले ही बताया कि ये BSF की तरह काम करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है. तो जैसे ही पैथोजन एंट्री करने की कोशिश करता है, इंटैक्ट स्किन के थ्रू तो नहीं कर सकते, जैसे कि हमने फोटो में दिखाया, या फिर जैसे हमारा जो स्किन होता है इससे तो ऐसे नहीं घुस सकता है ना, एकदम से तो नहीं घुस सकता है. तो वो जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं पे चोट लगी तो बेटर डॉक्टर ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि आपके इंजर्ड एरिया को थोड़ा कवर करके रखना चाहिए, अदरवाइज चांसेस है कि जर्म्स एंटर कर सकता है. सो द डैमेज टिश्यूज़ के थ्रू चांसेस ज़्यादा होती है कि आपका जर्म एंट्री कर जाए. तो जनरली इंटैक्ट स्किन, सिबेशियस ग्लैंड्स, ये स्वेट, सलाइवा, ये बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई भी एंट्री ना कर पाए, कोई भी पैथोजन में एंट्री ना कर पाए, इनिबिटिंग द एंट्री ऑफ एनी पैथोजन इनसाइड द होस्ट. तो उसके साथ साथ तो हमारे केमिकल बैरियर्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि आपके टीयर्स, आंखों के आंसू में, उसमें लाइसोजाइम विच इज़ अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये पूरा तरीके से जो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर जो पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर होते हैं इसको ख़त्म करने में बहुत इफेक्टिवली रोल प्ले करते हैं. उसके बाद है डिफेंसिन्स एंड लैक्टोफेरिन्स. डिफेंसिन एक सिस्टीन रिच पेप्टाइड है, एक प्रोटीन है जो काफ़ी हद तक माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करने में बहुत हद तक ही मदद करते हैं. डिफेंसिन के भी आगे का रोल बहुत इफेक्टिव है, वो हम पढ़ेंगे, स्पेशली इन मैक्रोफेजेस वी विल स्टडी दैट. एंड लैक्टोफेरिन्स अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. जब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहता है. ये एक्टिवेटेड कब होता है, जब ये किसी भी मेटल आयन के साथ बाइंड अप हो जाता है. इमीडिएटली व्हाट ही will do, it will just what should I say, it will just inhibit the microbial growth immediately. लाइसोजाइम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये टीयर, सलाइवा, रेस्पिरेटरी फ्लूइड ट्रैक में यहाँ पे प्रेजेंट होता है. और ये किस तरीके से काम करता है, पेप्टिडोग्लाइकन को सिर्फ क्लीव कर देता है. ये स्वेट में, सलाइवा में, ये सारे में ही हमारे जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है. और ये एक तरफ से आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, रादर या द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल्सो इट प्रोवाइड्स यू द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो बहुत हद तक इफेक्टिवली काम करता है. अब जो सेकेंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल इफेक्टेड मॉलिक्यूल्स. तो ये सॉल्युबल इफेक्टेड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा हम देख लेते हैं, नॉट इन डिटेल्स बट एन ओवरव्यू. ओके, सो सॉल्युबल इफेक्टेड प्रोटीन्स, मान लीजिए आपका पैथोजन एंटर कर गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच करके ये घुस गया आपके शरीर के अंदर. अब कुछ तो होनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो ये इन्फेक्शन कॉज करके पूरे मेरे शरीर को कब्जा कर लेंगे एंड दे विल ट्राई टू लीव एज अ पैरासाइट इनसाइड माय बॉडी एंड इट विल किल मी इवन. ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ सॉल्युबल इफेक्टेड प्रोटीन्स हैं. अब तो ये जो आपका पहला जो डिफेंस है वो तो काम नहीं कर पाया, मतलब समहाउ दे जस्ट एंटर्ड इनसाइड द बॉडी. उस वक्त हमारे कुछ बॉडी के कुछ सेल्स है, कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जिसको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी बोलते हैं, वो यहाँ पे काम कर जाता है. ठीक है, तो
जब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का, देयर आर मोर देन लाइक 30 सीरम प्रोटीन्स विच आर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इटसेल्फ। ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? मेनली इसका सिंथेसिस जहाँ पे होती है ये लीवर में होती है। ये प्रोटीन्स बहुत इफेक्टिवली काम करता है। वाई? बिकॉज दे हैव एन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, जिसके चलते ये माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है इसको रोक सकता है, या इमीडिएटली दे विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स। मोreover, one more thing you need to understand is that these proteins, they are transported via blood, via extracellular fluid, like from the site where they are formed to the site of infection, right? One more thing, I'm writing it here because I couldn't include that in my slide itself. That is called as, I'm writing here, that is called acute phase. Please try to just adjust with my handwriting. This is horrible right here. Just a minute. Proteins. All right. So I hope. Oh, sorry. I'm very sorry. Very sorry. Acute phase. Actually, I don't have a pen, and I'm just trying to write it here. These are called acute phase proteins. Okay, APP. This acute phase proteins are what? This serum proteins. जब इसके ब्लड में मात्रा बढ़ता है कंसेंट्रेशन पे, कब? जब इन्फेक्शन हो रहा है, तो तब इसको बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। इसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? पहली बात, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ओवरऑल ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स पे पढ़ेंगे, बट एज ए ओवरव्यू हम बताते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो काम होता है उसको मैक्सिमाइज कर देता है जब इन्फेक्शन होता है, कि आप और काम करिए इसके अगेंस्ट। तो ये एक तो काम करते हैं। दूसरा, ऑप्सोनाइजेशन ऑफ द फैगोसाइटोसाइज्ड माइक्रोब्स। तो ऑप्सोनाइजेशन जो है, आगे वाले हम जो स्लाइड है उसमें बढ़ने वाले, तो मैं यहाँ पे अब डिस्कस अलग से नहीं करने वाली हूँ, वहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन का जो मैटर है वो समझाती हूँ। अब जो मैंने एक्यूट फेज प्रोटीन्स की नाम ली, तो इसमें 3 एग्जाम्पल है। ट्राई टू रिमेंबर दिस 3 एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग हियर, just a minute, using a different color pen I'm writing it. Okay, yeah, all right. Yeah, I am writing here, just a minute, I'm erasing this part or else you maybe get confused. So the 3 protein name I'm writing, the acute phase protein, one is CRP, another is called MBP, sorry, another is called SAA. Just try to write the names of these 3 proteins, जिसमें एक एक का मैं full form बताने वाली हूँ. Maybe you get the question from this particular aspect. CRP is C reactive protein, MBP is mannose binding protein, and third is your SAA, it is called serum albumin, not albumin, it is amyloid protein A. So this 3 protein name you need to remember well, okay, because maybe you get this question कि आप कुछ acute phase proteins का 3 नाम दे दिया, 4 नाम दे दिया, और आपको टिक करना है कि कौन सा, all of the above or whatever. So one is your serum reactive protein, serum amyloid protein A, and third is your what I told you is your mannose binding protein. These are the 3 acute phase protein जिसके कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, कब? जब इन्फेक्शन हो गया है या फिर होने वाला है तब बढ़ता है. थर्ड कंपोनेंट विल डिस्कस हियर इज द सेलुलर कंपोनेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने ये जो नाम देख रहे हो, मे बी आपने 10th 11th 12th में आपने पढ़ा होगा. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स, इसका सब नाम आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा. तो खैर ये तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग विल जस्ट गो थ्रू व्हाट दिस सेलुलर कंपोनेंट्स, हाउ दे बिहेव, हाउ दे डू दैट. The process by which they try to generally, except basophils, you will study that all the other cells are phagocytic cells. Phagocytic cells can perform phagocytosis. Now you may ask me, what is phagocytosis? मान लीजिए ये आपका पैथोजन है, ये मेरा पैथोजन है और ये मेरा मैक्रोफेज है. दिस इज माई मैक्रोफेज. तो जैसे ये सेल ये माइक्रोबियल सेल एंटर करने की कोशिश कर रहा है फैगोसाइटोसिस के माध्यम से, मतलब इसको इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, खाएंगे, इसके लिए खाना जैसा है, इसको इनगल्फ करके ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ये इसके अंदर आ गया है. इट इज बिहेविंग लाइक अ फैगोजोम.
जब ये इसका अंदर आ गया, ये टोटली इसको इनगल्फ कर लिया, इसका अंदर ले लिया, इसका अंदर लाइसोसोम होंगे। सेल के बारे में अगर पढ़ा होगा तो लाइसोसोम एक अनादर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको तोड़ देगा, इसको नष्ट कर देगा। इधर तो एपोप्टोसिस के थ्रू मतलब प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू ये मर जाएगी ये सेल, या फिर इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे इसको निकाल देंगे जो हार्मफुल नहीं होंगे बॉडी के लिए। तो इस माध्यम से ये जनरली इन बाय द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग और विच इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, ये इस प्रोसेस के माध्यम से ही जनरली माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है या फिर माइक्रोब्स को किल कर देता है, डैमेज कर देता है। सो लेट्स सी हाउ दे डू। और ये जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स या फिर कुछ डेंड्राइटिक सेल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे कि ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। सी हियर, this is not a very good representation. I could find out many more best representations over net, but इसको मुझे अच्छी लगी डायग्राम, तो हम इस बेसिस के थ्रू थोड़ा समझते हैं। So I'll be using my pen again. देखिए यहाँ पे आपका क्या है, बैक्टीरियम है, मतलब ये हमारा फॉरेन पैथोजन है। तो ये एंटर किया बॉडी के अंदर, बना क्या इसके साथ, मतलब ये जो आप दिख रहे हो ये बैक्टीरिया इसके अंदर घुस गया, इट फॉर्म्स अ फैगोसोम, जो मैंने अभी बताया फैगोसोम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये लाइसोसोम जो सेल के अंदर था ये आप रोल प्ले करेंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे, अटैच होने के साथ अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। सो आई एम राइटिंग हियर लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम ये छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, जिसके चलते एपोप्टोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी नो लाइसोसोम्स बेसिकली दे आर सुइसाइडल बैग्स, ये किल कर देता है पूरा का पूरा जो भी चीज़ें होता है। तो इसी की तरह ये बेसिकली बिहेव करते हैं। आगे का प्रोसेस देखना है तो एक और वेल डिफाइंड मुझे एक्सप्लेनेशन मिली थी, तो उसके चलते हम देख सकते हैं। फैगोसाइटोसिस का काफ़ी अच्छी मुझे लगी है प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो कि देखिए पिंक कलर पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया बोल सकते हो, वायरस बोल सकते हो, तो वो हमारा है। उसके ऊपर भी कुछ सिग्नेचर पैटर्न या फिर कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है कुछ सेल्स का, जो इसको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं, जैसे मैक्रोफाजेस का काम। या फिर हम मैक्रोफाज को अगर लेके चलते हैं, मतलब जो हमारा फैगोसाइट है, तो कोई भी हो सकता है, वो न्यूट्रोफिल भी हो सकता है, मैक्रोफाज भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी फैगोसाइट सेल है, मान लीजिए मैक्रोफाज यहाँ पे हमने लिया, इसके ऊपर भी रिसेप्टर होता है। अभी ये रिसेप्टर्स कहाँ से आ रही है, ये सेल्स खुद जनरेट करती है, खुद एक्सप्रेस करती है ऐसे रिसेप्टर उसके सेल सरफेस के ऊपर, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए अपनी पैथोजन को, आने वाला पैथोजन को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन। सेकेंड स्टेप, इंटरैक्शन ऑफ द पैथोजन रिसेप्टर विद द फैगोसाइट रिसेप्टर। अब ये इंटरैक्ट कर गया, जुड़ गया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर और पर्पल कलर जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप होंगे, ये जो थर्ड स्टेप आपको दिख रही है, अब ये लाइसोजाइम जो उसके अंदर है एक्टिवेटेड हो चुका है, क्योंकि पैथोजन एंट्री कर गया है, इनगल्फिंग हो चुका है, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। आप ये एक्टिवेटेड होकर अपनी लाइसोजाइम, तो जैसे कि डिस्कस किया, तो ये MHC जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो ये एक एंटीजन प्रेजेंटेशन, तो ये बहुत ही एक वेल डिफाइंड टॉपिक है। लाइक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम पीरियड टू गेट इनटू दिस डेप्थ। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया, तो आप उस गेस्ट को जानते हो, मतलब उन सारे मेंबर्स, जैसे पाँच मेंबर है उस फैमिली में, उस 5 फैमिली मेंबर्स में से मतलब आप नहीं जानते, बट आपके ही कोई फैमिली मेंबर उसको जानते हैं, उस गेस्ट को, तो वो रिकॉग्नाइज करवाएंगे, प्रेजेंट करवाएंगे सबसे पहली बात। तो प्रेजेंटेशन होगा तो तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन है। तो ये जो प्रेजेंटेशन का काम करते हैं वो MHC मॉलिक्यूल्स का काम है। MHC मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ जब हम मैकेनिज्म इन डेप्थ लाइक सेल सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी मोर क्लियर एट दैट टाइम। सो जो एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है दैट इज वेल डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड MHC, जिसके क्लासेस है, सब क्लासेस है, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। तो वो स्पेसिफिकली एक अलग से MHC क्लास मॉलिक्यूल्स के एक अलग से लेक्चर होंगे, तो उसके वीडियो भी मैं बहुत ग्रेजुअली अपलोड करूँगी। तो दिस वाज योर ओवरऑल वे। तो ये MHC के ऊपर ये एंटीजन
रहेगा, ये प्रेजेंट कर देंगे, ये बोलेंगे बाकी सेल्स को, मतलब जो हमारे बाकी इम्यून सेल्स है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, जैसे बी सेल, टी सेल, ये सारे लिम्फोसाइट्स है, ये उनको बताएंगे कि ये हमारा एंटीजन है, रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन और इसके अगेंस्ट पे एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दो, ताकि ये कोई भी तरीके से इन्फेक्शन ना फैल पाए और इमीडिएटली इसको डिस्ट्रॉय कर पाए। ये हमारा जनरल वे से, हम इस तरीके से ही जनरली नेचुरल वे से जो हमारे इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, in this very way they generally work. After that, let's see what is there. We have the last component called cell associated molecular pattern recognition receptors and sensors. तो ये बहुत ही important है, I think बहुत ही ज़्यादा। तो इसका जो मैटर है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। क्या है जो सिग्नेचर्स होते हैं, लाइक वी हैव अवर ओन सिग्नेचर जो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे मेरी सिग्नेचर कॉपी तो कोई कर सकता है, बट देयर विल बी सम और द अदर वेरिएशंस, right? Everyone is having their unique signature pattern, and on the basis of the signature we try to recognize that individual. तो सिग्नेचर हर एक इंसान का यूनिक होता है, जस्ट लाइक अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए भी बहुत यूनिक होता है। लाइक अगर मान लीजिए आपके 100% में से 99% मैच होगा, देयर विल बी सम 1% विच विल बी यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। Similarly, the pathogens on their surface, they have signature which we call as molecular signatures, which are recognized by our cell surface receptor. तो अब क्या होता है कि दो प्रकार के हो सकता है, वन इज कॉल्ड पैम्स, अनदर इज कॉल्ड डैम्स। नाउ व्हाट इज पैम्स एंड डैम्स? द फुल फॉर्म ऑफ पैम्स एंड डैम्स, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। पैम्स इज pathogen associated molecular pattern signature, and DAMs are called damage associated pattern molecular pattern signature. तो इसका मतलब क्या है? जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न सिग्नेचर्स होते हैं, इसमें कोई पैथोजन के जो रिसेप्टर के ऊपर जो सिग्नेचर है, एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरियल सेल, वायरस के लिए कैप्सिड, ये कुछ चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसको जो है, ये हर बैक्टीरिया का अलग अलग प्रकार के, किसी को फ्लैजेला होते हैं, किसी को कुछ सीलिया होती है, किसी को स्यूडोपोडियस होते हैं, किसी को कुछ और होते हैं, उसके कंपोजिशन के सेल वॉल के हिसाब से हमारे जो सेल सरफेस है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जब ये रिकॉग्नाइज करेंगे उसी के हिसाब से वो अटैचमेंट करेंगे अपनी रिसेप्टर के साथ। तो ये तो रह गया आपका जो पैम्स है। और वैसे मैंने बताया हर पैथोजन का अपना अपना एक पैटर्न होता है। सेम तरीके से जब डैम्स की बात करते हैं, अब कुछ प्रोटीन्स होता है जो मिसफोल्डेड प्रोटीन, जैसे हमारा टाउ प्रोटीन हो गया, एमाइलॉइड टाउ प्रोटीन हो गया, प्राइन्स हो गया, दीज आर ऑल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। जो बेसिक प्रोसेस क्या होता है, अगर आप सेंट्रल डॉगमा पढ़ रखा है तो इट विल बी अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द जनरल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इज योर ट्रांसक्रिप्शन, then translation, and there will be some kind of modifications. Final will be the packaging which happens in your Golgi apparatus. तो ये जो पैकेजिंग के टाइम पे अगर कोई प्रोटीन सही से फोल्ड ना हो पाए, जिसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो उसका स्ट्रक्चर बन सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, उसमें कोई गलती हो जाए, that will lead to precipitation of the protein in that particular organ, जिसके चलते इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, बिकॉज कुछ ऐसा है जो आपके नॉन फंक्शनल तो है बट उसके शरीर के लिए हानिकारक रह रहे, सो दैट नीड्स टू बी डिस्कार्डेड फ्रॉम आवर बॉडी। दैट डिस्कर्शन नीड्स टू बी डन, और उसका भी सेम वैसे है इन जैसे एंटीजन, ये ऑब्वियसली शरीर का हिस्सा नहीं है, शरीर ने बनाया और गलती से वो बन गया, जो अब तो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड इंडोजीनियस पैथोजेंस। द पैथोजेंस, नॉट, आई शुडंट यूज द टर्म कॉल्ड पैथोजन हियर, वी शुड यूज द टर्म कॉल्ड इंडोजीनियस एंटीजन, जो शरीर खुद बनाता है, गलती से बन जाता है, विच इज नॉट a part of our body, but these needs to be excreted or eliminated from our system. तो ये जैसे कि ये सब हम बोलते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न सिग्नेचर। इनर इम्यून सिस्टम इन सारी मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको खत्म करने की पूरा क्षमता रखते हैं। कौन रिकॉग्नाइज करता है ये जानना जरूरी है। जो सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और काफ़ी स्पेशलाइज सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स के हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये सारे के सारे इक्वली एक पार्टिसिपेट करते हैं और इसको नष्ट करने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ कुछ सॉल्युबल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जैसे हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, एंड ऑल्सो वी हैव सम म्यूकोसल सिक्रेशंस जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर होते हैं, सारे ही पैम्स और डैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं।
अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी रिसेप्टर, सेल के ऊपर बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं दैट विल लर्न, बट जब हम ये सिग्नेचर पैटर्न की रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो हम मेनली पीआरआर की बात करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ये भी सेल सरफेस के ऊपर होता है, कौन सी सेल के ऊपर, इम्यून सेल्स के ऊपर, कोई भी इम्यून सेल्स के ऊपर, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, जो सबसे ज़्यादा ये पीआरआर्स को एक्सप्रेस करता है या सिंथेसाइज करता है। जनरली ये पीआरआर्स जो होता है ये 7 डिफरेंट क्लासेस का होता है, जिसके लिए एक प्रॉपर अलग लेक्चर की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ यू हैव टू नो दैट, जिसमें मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पीआरआर्स में से सबसे डिस्टिंक्ट क्लास है और सबसे अबंडेंट मिलते हैं, और इसके लिए सभी काफ़ी सारे स्टडीज़ भी हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड टोल लाइक रिसेप्टर। हम टोल लाइक रिसेप्टर के बारे में जानेंगे। जैसे हम टोल पे करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो और आपको एक टोल चार्ज करना पड़ता है, लाइक अ टोल टैक्स, वी हैव टू पे दैट। सिमिलर तरीके से जब कोई पैथोजन की एंट्री हो रहा है सेल के अंदर, एक टोल लाइक रिसेप्टर बना होता है। अब ये टोल लाइक रिसेप्टर क्या है, किसके ऊपर रहता है, इम्यून सेल्स के ऊपर ही रहता होगा ऑब्वियसली, एज आई टोल्ड यू ऑन दिस काइंड ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इम्यून सेल्स के ऊपर रहता है। और ये कैसे दिखता है ये जानना ज़रूरी है, साथ ही साथ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की होता कैसे है और बिहेव कैसे करता है ये भी जानना इक्वली ज़रूरी है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल सिग्नलिंग pathway via the TLR, how it happens, how it looks like, we will discuss in the next lecture. Now, for this I would like to write here that even if it is better, you can get some idea about TLR. I'm discussing about TLR, and moreover, as I told you, these TAMs and DAMs are recognized by whom? They are recognized by pattern recognition receptor, in short PRRs, that is already written here. And this is a particular type of PRR. PRR having 7 different classes, out of which TLR is one of them. Toll-like receptor is one of them. We have RIG1-like receptors also. We have C-type lectin receptors, M2 receptors, NOD-like receptors. There are so many amount of receptor classes, out of which we will only study about TLR receptors. We need to know how they generate the signal within the cell. So thank you so much, and if you just like the video, please give a like, and if you just possible, you also share the video with your friends, whosoever. It is very important to know about the basic concepts of neurology, and I hope that you have enjoyed it. And if you have any kind of query, please do write it in the comment section. For more details, I will just definitely ping you up whenever I will receive the notification from my end. And if you want to get this kind of videos or this kind of based on your immunology, cell, molecular biology, whatever the stuff you want to get, you just subscribe my channel so that you can get the first video uploaded once it is uploaded. And also, if you have any content, if you have any doubt, any content which you want me to explain that in my own ways, in a simpler way, I tried my best to cover most of the topics in the first introduction part only itself. I know this cell associated molecular pattern recognition, this receptor one, is a very long topic. Because there is a signaling pathway which you need to understand from the starting till the end, and the signaling pathway is really complicated. So for understanding that and for remembering that particular thing, I need one lecture just after this. So yeah, do share it, subscribe it, and also like my video. Thank you so much. I hope that you guys please stay well and be safe, and be safe with your family as well. Thank you so much. Have a nice day and stay tuned.